दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इंडिया का जो बेस्ट जर्नलिस्ट रविश कुमार इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हु इज़ रविश कुमार। रविश कुमार का फुल नेम है रविश कुमार पांडे। उनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1974 बिहार में। ही इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर, मीडिया पर्सनालिटी। ही वॉज द सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द न्यूज़ चैनल एनडीटीवी इंडिया। उन्होंने काफ़ी सारा प्रोग्राम्स भी होस्ट किए थे, इंक्लूडिंग द चैनल्स फ्लैगशिप वीक डे शो नेम्ड प्राइम टाइम, हम लोग, रविश की रिपोर्ट, देश की बात। उनका जो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है तो थोड़ा जान लेते हैं पहले। रविश कुमार का बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है, जैसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में मिला था उनको। 2 बार रामानाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म ये भी अवार्ड मिला था 2017 और 2013 में। गौरी लंकेश अवार्ड भी मिला था। कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड मिला था 2017 में। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड मिला था इन हिंदी जर्नलिज्म में। एंड क्रिएटिव लिटरेचर अवार्ड मिला था उनको 2010 में। उनको अवार्ड किया गया था 2014 में भी। उनको टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस का लिस्ट में शामिल भी किया गया है। रविश कुमार को बेल्जियम में ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 में ऑनररी टाइटल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भी अवार्ड उनको दिया गया था, क्योंकि उनका जो जर्नलिज्म है क्रिटिकल, ट्रू, करेजियस एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए ये सारा अवार्ड्स उनको मिला है। तो दोस्तों, रविश कुमार का जो वर्क और इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रविश कुमार इज़ ए रियल लाइफ हीरो इन आवर प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। रविश जी सबको इंस्पायर करते हैं और ये बोल के कि कोई भी न्यूज़ बिना सोचे समझे, आँख बंद करके, बिना सोचे बिना समझे न्यूज़ को विश्वास नहीं करना है। रविश जी बोलते हैं लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण लोगों को इजीली गुमराह किया जा सकता है और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। रविश जी बोलते हैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को तभी जिंदा रहेगा या जिंदा रख सकते हैं हम जब जर्नलिस्ट फियरलेस हो, इंडिपेंडेंट हो और जो न्यूज़ है ये पूरा सच हो। रविश कुमार को बहुत सारा डेथ थ्रेट्स मिला था या मिलता भी है अभी भी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट का जो बैड पॉलिसीज है इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, मैल प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट, रॉन्ग एक्शन बाय पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट का हाथों में बिका हुआ न्यूज़ चैनल, इसके अगेंस्ट रविश कुमार आवाज़ उठाता है। रविश कुमार कभी भी कम्युनल हेट्स, कम्युनल रायट्स, कास्ट, रिलीजियन, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस ये सब बकवास और मीनिंगलेस टॉपिक को सपोर्ट नहीं करते हैं। रैदर उन्होंने देश का प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, नौकरी, महंगाई, गवर्नमेंट का गलत पॉलिसी, इनजस्टिस इन द कंट्री, ये सारा रियल इश्यूज़ को लेके ही उनका जो मुद्दा होता है और इनके ऊपर उनका टीवी चैनल का जो शो होता है इसके ऊपर ही रहता है। दोस्तों, मैं रविश कुमार का कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले एक फियरलेस, इंडिपेंडेंट, ट्रूथफुल, डेडिकेटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड परफेक्ट जर्नलिस्ट कैसा होता है। क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं,
तो अगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण, मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं, और ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है, तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह है और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अदानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्डवर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए हैं। सिर्फ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए हैं। कह रहा हूं करण, आप बस मैं खत्म कर रहा हूं। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। तो मैं भीड़ अपने आप में पुलिस हो गई है, और अदालत भी जो किसी को पकड़ती है और मार देती है, कोई सवाल ना करे। इसलिए सबसे अच्छा है कि गौ तस्करी का आरोप लगा दो, ताकि धर्म और आस्था का कवच मिल जाए। जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म और आस्था की रक्षा के नाम पर किसी की हत्या की जा सकती है बिना सबूत और बिना कानूनी कार्रवाई के। आस्था का इस्तेमाल टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों के लिए किया जाता है, ताकि ऐसी घटनाओं की छोटी मोटी निंदा करने के साथ इसके पीछे की वैचारिक और राजनीतिक सोच का बचाव किया जाता रहे। भीड़ एक को मारती है, मगर उस एक को मारने के पीछे भीड़ में शामिल कितने लोग हत्यारे बनते हैं, इसे गिनिए आप, और कितने लोग दंगाई बनते हैं। सिर्फ इतना ही सोच लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह प्रोजेक्ट मारने का नहीं है, यह प्रोजेक्ट है समाज के भीतर आस्था के नाम पर आपके बच्चों को हत्यारा बनाने का, ताकि ना समझ लोग कानून हाथ में ले लें और किसी की हत्या कर दें। इंडिया स्पेंड के एलिसन सल्दना, प्रणव राजपूत और जय हजारे ने किया जाए। कंप्यूटर जी तैयार है? हाँ, रैपिड फायर शुरू किया जाए। व्हाट डज रवीश थिंक अबाउट एंटी नेशनल? ये सब फालतू हैं, ध्यान भटकाऊ मुद्दा है सब। प्राइम टाइम न्यूज, लोगों को न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए। आर्टिकल 370, ये भी ध्यान भटकाऊ मुद्दा है। मास्टर स्ट्रोक नहीं है? नहीं, राहुल गांधी अभी संन्यास में है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यही असली यूनिवर्सिटी है, सारा देश इसी से डिग्री लेकर आ रहा है, इसीलिए किसी की डिग्री का पता नहीं है। ईवीएम, ध्यान से बोलिएगा, ध्यान से बोलिएगा। मशीन चलाने वाले ठीक नहीं है, उन पे बड़े सवाल उठे थे चुनाव में। नेहरू, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब है, लेकिन अपराधी नहीं। आरटीआई, हाँ, इसको तो बंद कर दिए उन्होंने। सोचा कि प्रेस तो को अब सूचना की जरूरत नहीं रही थी, आरटीआई का झंझट क्यों, तो बंद करो इसको, एक तरह से कसो इसका चारों तरफ। गवर्नमेंट या सरकार, आप क्या समझते हैं? सरकार का मतलब वो होता है जो सुने समझे और इस तरह से चले कि किसी को उससे डर ना लगे। आपको डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता है, पर उसकी देह भाषा जो है ना वो डराने की है। संविधान, ये हमारी पहचान का पहला और आखिरी किताब होनी चाहिए, विधान होना चाहिए। सवाल पूछना बहुत पूछते हैं, सबसे जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं। बस हाँ। सोच लिया, फिर अच्छा गया आपने ज्यादा नहीं बोला। डर चाहिए नहीं, डरना नहीं चाहिए, पर उससे ज्यादा सीरियस है कि डराना नहीं चाहिए किसी को। धर्म, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जीते हैं, हम सब इसमें आए हैं, हम सब इससे जाते हैं। ये रैपिड फायर का सवाल नहीं है। चलिए अगला बता दीजिए। मैं कृष्ण नहीं हूं कि धर्म और सत्य पूछ दिया और मैंने कहा हाँ अर्जुन। अभी इतना अहंकारी नहीं हुआ हूं यार। ये तो भक्ति जब जिसकी होती है वो बता सकता ये है। बड़े बड़े महापुरुष लोग धर्म पे किताबें लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं, मैं उसको रैपिड फायर में उनका काम क्यों खराब करूं। गौ रक्षक, ये लोग डरावने लोग हैं, ये गाय की रक्षा नहीं करते हैं। अब देखिए अगला वाला आपको बहुत आराम से मालूम होना चाहिए। खान मार्केट गैंग, बताइए क्या मैं कहा ये फालतू चीज है ये सब। कई बार नेता लोग फालतू बोल के हेडलाइन में जगह बना लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो बहुत अच्छा मार्केट है और वहां कोई गैंग वैंग नहीं है। अच्छा, इसके बारे में तो आप बहुत बात करते रहते हैं, इस पे तो एक्सपर्ट हैं, बताइए। विकास, 70% बोगस। मैं मान रहे हैं 30% हुआ है, माने हैं। 30% जगह देता रहता हूं, इसमें क्या है, पर 70% बोगस है। इंडिपेंडेंट मीडिया, वो तो है नहीं इस देश में। नोटबंदी, बोगस आइडिया, इकोनॉमिक क्राइसिस, रियलिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन सब चीज़ों में सरदार पटेल जी की मूर्ति आप 3000 करोड़ के बनाए, वो जिंदा होते तो खुद ही पसंद नहीं करते। उनके नाम पे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती तो और ज़्यादा अच्छा होता, पर अब आपने 3000 करोड़ लगा दिया तो ठीक है, ठीक तो नहीं किया। अब उसके कंपटीशन में और 3000 4000 करोड़ की मूर्तियां बनेंगी, ये तो ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बस। और क्या बोले। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी अभी लचर अवस्था में है। पेड न्यूज, ये रियलिटी है। पेड सिर्फ पैसे से नहीं होता, बहुत तरह का पावर में आपको एकोमोडेट किया जाता है, उससे आपको कंधे पे हाथ रखा जाता है, बहुत तरह का एक्सेस मिलता है, वो सब पेड का पार्ट है। ये जो भाई भाई चिल्ला रहे हैं ना लोग आजकल खराब अंग्रेजी में, वो सब पेड न्यूज़ है। और आखिरी वाला थोड़ा सोच के बताइएगा, फासिज्म। क्या है कि आज के संकट को मैं पुराने शब्दों और रूपकों से नहीं समझता। अभी जो क्राइसिस है वो कि दुनिया में हर समय हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलती जुलती रहती है। अभी जो हो रहा है वो काफ़ी अलग है और अनदेखा है। आप लेकिन लोकतंत्र कहने को रह गया है। तो आप आशा छोड़ दिए हैं क्या? नहीं, जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया को, अपने गांव में नहीं। तो मैं ज्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा।
तो छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे। चल आइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते, हमको आता नहीं। तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं, तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं। मैं लिखता हूं, मेरे दोस्तों से काफी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। जरूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है, और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं? हम कहां एंटी मोदी, हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हजारों की संख्या में फोन और 3000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत जरूरी होते हैं, उसको रखना पड़े, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके जरिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। मीडिया की भाषा में 2 तरह के नागरिक हो गए हैं, एक नेशनल है और एक एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल वो है जो सवाल करता है, असहमति रखता है। Prime Minister did not congratulate me. Let it be. That's the biggest congratulations. Okay. That he did not. रविश कुमार का लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बन चुका है और रिलीज भी हो चुका है। मूवी का नाम व्हाइल वी वॉच्ड। ये मूवी 2023 में रिलीज हुआ था। इस मूवी को 8.7 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 इन IMDb रेटिंग। मतलब ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग मूवी है। रविश कुमार खुद काफ़ी सारा बुक्स लिखे हैं, जैसे कि एक नंबर 1 द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में ये बुक है। नंबर 3 इश्क में शहर होना। नंबर 4 दिखाते रहिए। नंबर 5 रविशपंथी। नंबर 6 ये सिटी हैपेंस इन लव। तो ये सारा बुक्स उन्होंने खुद लिखे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है इन PDF। आप गूगल में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी ने शायद गोदी मीडिया ये नाम सुना ही है। यह नाम रविश जी ने खुद दिया था। हम सभी को मालूम है कि जो कुछ न्यूज़ चैनल्स होता है, जो TV न्यूज़ मीडिया चैनल, जर्नलिस्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का इशारों पे चलते हैं। मीडिया सिर्फ पापेट और लैपडॉग जैसे काम करते हैं। तो रविश कुमार उन सब TV न्यूज़ चैनल्स को और जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया ये नाम से एड्रेस किए थे। रविश कुमार बोलते हैं नागरिक मतलब सिटीजन बनना उतना आसान नहीं है। अगर देश में सब लोग सच्चा और जिम्मेदार नागरिक बनेगा तो कोई भी पॉलिटिशियन हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले रविश कुमार का एक फेमस और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग
कोट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ऑल द बैटल्स आर नॉट फॉट फॉर विक्ट्री, बट सम बैटल्स आर फॉट simply to tell the world someone was there in the battleground.